ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। डाउट्स है, कुछ डाउट्स पूछने हैं? चलिए तो ओके, तो मुस्कान ने डाउट भेजा ग्रुप में, ठीक है। क्या है ये? फॉर लीनियर मॉडल्स EY is equal to x बीटा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा एंड द डिस्पर्सल मैट्रिक्स। इस सिलेबस में है? हाँ जी मुस्कान, ये सिलेबस में है आपके कि नहीं? नहीं नहीं, वो लीनियर मॉडल से अलग सब्जेक्ट है। जैसे आप जानते हो प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, वैसे लीनियर मॉडल से अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना वो जैम में है, ना गेट में है, और ना CUET में है। वो है ISS, इन सब एग्जाम में है, ठीक है। जैसे ISS हो गया या UGC नेट JRF है, CSIR नेट JRF है, इन सब में है। आपके एग्जाम में नहीं है ये, ठीक है। सो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये सब है, उसमें आएगा। ये सब जैम लेवल का नहीं है, आपके CUET लेवल का नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है विपुल। क्या है भाई? X have the Poisson distribution with parameter 100, the lower bound for this। इसमें क्या दिक्कत है भाई, तुम मुझे ये बताओ विपुल, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें मॉड नहीं बन पा रहा है सर, मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे नहीं बन रहा ये बताओ मुझे। तुम X में घटाओ 100 को तो क्या बचेगा, कहां से कहां तक जाएगा? 100 या 200? अच्छा यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है थोड़ा सा X have Poisson distribution with then lower bound for this। ओके तो इसको होना चाहिए था कुछ इस तरह से 80 to 120, ऐसा कुछ। सर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि मॉडुलस बन जाए। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं बन रहा तो भी कोई ट्राई कर सकते हैं कोई और तरीके से। तरीके तो और भी हैं, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में चेबीशेव इनइक्वालिटी और मार्कोव भी है ना बस, लेकिन तरीके तो और भी हैं जिससे किया जा सकता है। ऐसे तुम लोग जो जानते हो, चलिए होता कुछ ऐसा है, जो ये एक्सपेक्टेशन है x माइनस म्यू है ना, मोर देन इज इक्वल टू मान लो k है। तो तुम लोग ये जानते हो कि ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। बट इसी में अगर मैं ये लिख दूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल थीटा, सो मोर देन इक्वल टू k। हालांकि ये जो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। लो ट्राई करो, सो ये अप्लाई करो। ये जनरलाइज वर्जन है चेबीशेव इनइक्वालिटी का। सर ये ऐसा कुछ है कि मीन अबाउट थीटा? नहीं नहीं, थीटा कुछ भी है, अगर मीन हो जाएगा फिर तो वेरिएंस ही हो गया है ना। अगर थीटा आपका मीन हो गया मान लो, तो फिर तो ये आपका वेरिएंस ही हो गया ना। तो ये जनरलाइज वर्जन है, मतलब थीटा कुछ भी, यहाँ कुछ भी ले लो तुम चाहो तो। थीटा से वो दिक्कत है, कोई और कुछ भी पैरामीटर ले लो या कोई भी कांस्टेंट ले लो इस तरह से। सो इसको ट्राई करके देख लो, इस तरह बन पाएगा क्या क्वेश्चन, ये है। फिर भी ये बनेगा क्या क्वेश्चन, ये है। तो इस तरह बन जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। थीटा के जगह तुम अगर रख लो 200 तो बन जाएगा ना। देखो ट्राई करके देखो। हालांकि ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में मेथड मेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखो बाउंड का कोई लिमिट नहीं है। मेरा मतलब ये है, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी इसने बोला है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब किससे ज्यादा है। तो अगर कोई क्वांटिटी मान लो 3 से ज्यादा है सपोज, तो वो 2 से भी ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा है, 0 से भी ज्यादा है, -1 से भी ज्यादा है। तो बाउंड कभी यूनिक नहीं होता है ना। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मान लो कोई चीज x इज लेस देन 3, तो मैं बोल सकता हूँ x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 5, ये भी बोल सकता हूँ ना। तो बाउंड कभी यूनिक नहीं होता। तो यहाँ ऐसे जो है जिसको मेथड लिखना चाहिए था कि फाइंड द बाउंड यूजिंग दिस मेथड, तो उससे एक यूनिक आंसर आएगा, क्योंकि वही मेथड यूज करने हैं, वरना डिफरेंट मेथड से डिफरेंट बाउंड्स आएंगे। एनीवे इससे आ जाएगा आंसर। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या करो, इसको लेना तुम थीटा की जगह क्या लोगे, मॉड कब बनेगा, जब तुम 200 लोगे ना।
तो 200 घटाओ फिर मॉड बन जाएगा, तो तुम्हारा थीटा 200 है। यहाँ रखो एक्सपेक्टेशन x माइनस 200 का होल स्क्वायर अपॉन दिस। अब ये तुम्हें निकालना है पॉइजन से, हो जाएगा वो, अब आ जाएगा ये क्वांटिटी, ठीक है, हो जाएगा, करो। सो ये क्या है, जनरलाइज, ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी है। अब ये कहीं चेव कहीं सेव लिखा रहता है, क्या एसएच होता है, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, जनरलाइज फॉर्म है, और इसका नाम है चेबीशेव इनइक्वालिटी। ओके, और कोई डाउट है किसी को? यस सर। बोलिए। सर जी, सर जो आप ये इनइक्वालिटी बताए हैं सर, इसका नाम क्या है? ये चेबीशेव इनइक्वालिटी है, इससे ही चेबीशेव आया हुआ है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी। जो चेबीशेव इनइक्वालिटी जनरलाइज फॉर्म है। इसका स्पेशल केस ये है, अगर थीटा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया, सॉरी मैं बोल रहा हूँ थीटा अगर x जो है मतलब लाइक थीटा इज इक्वल टू ई एक्स हो गया, मान लो जैसे म्यू है, अगर थीटा मीन के इक्वल है तो ये बन जाएगा, मतलब ये स्पेशल केस है, जनरलाइज केस है। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी का ही जनरल केस है, जनरल मेथड है, जनरलाइज फॉर्म है। ये स्पेशल केस है ना, यहाँ बस मीन ही होना चाहिए, यहाँ मीन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट क्या भेजा है विपुल, तुमने फिर से भेजा है क्या, ये एक्स नॉर्मल 2 1 है और वाई तुम्हारा -1 और 1 है डिफरेंट केसेस में, तो ई वाई क्या होगा? तो इसमें क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को, है देखो सर वो जो नॉर्मल से सर जो इंटीग्रेट करते हैं तो -1/2 आ रहा है, वो मेरा नहीं आ पा रहा है किसी प्रॉपर्टी से, आप एक बार बताएं। टोटल प्रॉपर्टी यूज करो ना, जब ऐसे केस डिवाइडेड हो टोटल प्रॉपर्टी यूज करो। देखो सो ये जो क्वेश्चन है आपका कि x है नॉर्मल 2, 1, ठीक है, अब y जो है आपको दे रखा है -1 + 1, -1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, +1 कब, जब x मोर देन 0, इस तरीके से। और ey पूछा आपसे, सो ey पूछा है, इसका मतलब ये है, तो y की दो वैल्यू है ना, तो क्या होता है डेफिनेशन, समेशन, जो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है y इंटू प्रोबेबिलिटी एट y, क्योंकि y तो डिस्क्रीट है और y की वैल्यू यहाँ दो ही वैल्यू -1 और 1, इसका मतलब हुआ कि ये होता है ना डेफिनेशन डिस्क्रीट में, y डिस्क्रीट है, दिख रहा है ना, y के पास दो ही वैल्यू है तो y डिस्क्रीट है, सो सिंपली y इंटू प्रोबेबिलिटी एट y। अब इसको खोल दो तो y 1 या -1 ले सकता है, तो y -1 प्रोबेबिलिटी y -1 प्लस y1 प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, ये हो गया, खोल दिया मैंने इसको। अब थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। सो माइनस, अब प्रोबेबिलिटी y बराबर -1 कब है, y की वैल्यू -1 किस सिचुएशन में है, x लेस देन इक्वल टू 0 है, प्लस 1 इंटू y की वैल्यू +1 कब है, जब x ग्रेटर देन। अब ये बताओ क्या यहां से तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं बना लोगे अब इसको, x -2/1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ तो क्या कन्वर्ट नहीं कर दोगे तुम, नॉर्मल 0 1 का वो क्या होता है 5, तो यहां से माइनस, कई सारे तरीके हैं हालांकि, तो तुम्हें पूछा है कि क्या पूछा तुमसे ये नहीं पूछ रहा क्या होगा, तुम्हें पूछ रहा है 0 से ज्यादा है, 0 के इक्वल है, 0 से कम है, या 0 के 2 के इक्वल है। चलो तो मैं ऐसे थोड़ा डिसाइड करता हूं, देखो
सो तुम ये बताओ मुझे, अभी थोड़ा सा इसको एक टर्म में ले आते, दो है ना, एक लेस देन इक्वल टू एक मोर देन इक्वल टू है, तो तुम बताओ मुझे इसको मुझे अगर लिखना है ठीक, वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो है ना, हालांकि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल लगाने पे, लेकिन हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, तो बस हालांकि मुझे लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इक्वल लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पॉइंट पे मास कॉन्टिन्यूअस में 0 रहता है। तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन y से अब x में हो गया, तो ये कंटीन्यूअस x फॉलो कर रहा है। यस यस यस, अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ, इसके टर्म में 1 माइनस, हाँ उससे कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, सो 1 माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, हाँ या ना। जी जी। चलो अब यहां से क्या करो, इसको तुम 5 में कन्वर्ट कर लो, सो 1 माइनस 5/2 1/2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस 2 अपॉन 1, तो यहां भी ऐसे ही करो, 0 माइनस 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा ऐसा, यस सर। तो यहां से आ गया तुम्हारे पास कुछ 1 माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी, ये z हो गया, अब तो z लेस देन इक्वल टू -2, तो मतलब ये हो गया 1 माइनस 5 ऑफ -2, और 5 ऑफ -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस, सो 1 माइनस 5 ऑफ 2, सो फाइनली आ गया 5 ऑफ 2, और 5 ऑफ 2 की वैल्यू मोर देन 0 होगी। अच्छा ऐसा है क्या, एक मिनट, अच्छा वो मैंने 2 मिस कर दिया, ओ एक मिनट, सॉरी, सो यहाँ पे ये 2 टाइम था ना, हाँ सॉरी, तो ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सो यहाँ से आया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सो देखो ये था 1 माइनस 2 टाइम 5 ऑफ -2, ये था, तो इस तरह से, तो आया अब कितना आया 1 माइनस 2 प्लस 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 2, यही ना, सो फाइनल ये हो गया 2 टाइम 5 ऑफ 2 -1, अब ये 5 ऑफ 2 दिया होना चाहिए था, ये इसकी वैल्यू देख लो क्या होती है, पता चल जाएगा, 0.99 ऐसा कुछ होता है। 0.99 है, तो चलो फाइनल क्या आ गया, तो 0 से ज्यादा ही आएगा फिर तो, ठीक है। तो 99 कंफर्म है, 9 भी हो सकता है, कोई 0, अरे 0.9 ही ले लो, तब भी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ऑप्शन में ऐसा है कि 0 से ज्यादा है, 0 से कम है, 0 के इक्वल है, ऐसा पूछ रहा है तुमसे, तो 0 से ज्यादा ही होना है, ये चीज है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट सरोज ने पूछा है, क्या है ये, ut vt v2 डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r, अच्छा ut प्लस v डैश t बराबर 1 है एंड u डैश t प्लस vt बराबर 1 है विथ इनिशियल वैल्यू u02 v01 द वैल्यू ऑफ u, तो आसान लग रहा है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है आगे बढ़े। सो इनका जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है कि ये पूछ रहा आपसे u ऑफ t, ठीक है, एंड खिड़की खोल देता हूँ, सो ut प्लस v डैश t बराबर 1, यही ना, और u डैश t प्लस में vt बराबर 1। अब देखो क्या करोगे तुम एक काम करो, इसको एज इट इज रखो, ut प्लस v डैश t बराबर 1 एज इट इज रखो, और तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं होता, तुम देखते हो 10th क्लास में होता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कैसे सॉल्व करते हो तुम, तो वैसे ही कुछ करते हो, कैंसिल कराना है ना y को, तो वैसे ही कर रहा हूँ, तो यहाँ v डैश कब आएगा, तो v डैश इनटू करेंगे, इंटू करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है,
इस पूरे इक्वेशन को तुम t से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा, u डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, u डबल डैश t, और vt का डेरिवेटिव v डैश t, और डिफरेंशिएट मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये v डैश कैंसिल हो जाए तो मुझे u मिल जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको घटा दो, तो घटाओगे तो क्या होगा, देखो ut माइनस u डबल डैश t बराबर 1, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कल देखा था हमने ना, ये कुछ वैसा हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा पलट दो, तो मतलब ऐसा y डबल डैश या u में ही काम करता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो गया u डबल डैश माइनस u बराबर माइनस 1, कुछ इस तरह से हो गया। सो ये d स्क्वायर माइनस 1 इंटू u बराबर माइनस 1, तो ये e की पावर 0 लिख दोगे ना, याद है e की पावर 0x, अब हो जाएगा। ये देखो मैथ्स पढ़ाया पता कितने साल हो गए, फिर भी याद है तरीका है, मतलब है ना ये सब। चलो सो नेक्स्ट है द इंटर क्वांटाइल रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेट पैरामीटर लैम्डा। इंटर क्वांटाइल रेंज, अब ये बताओ पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर क्वांटाइल रेंज। बोलो, रेट लैम्डा है तो मतलब मीन 1 बाई लैम्डा होगा, ठीक है। सो लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स तुम्हारा पीडीएफ है इस क्वेश्चन में। सो लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये तुम्हारा x का पीडीएफ है। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि पहले डिफाइन करो कि व्हाट इज दिस मीनिंग, इंटर क्वांटाइल रेंज क्या होता है, पहले तो ये बताओ, क्योंकि सिलेबस में ऐसा वर्ड तो दिखा नहीं मुझे। सर Q3 माइनस Q1 होता है। Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस मतलब थर्ड क्वांटाइल माइनस फर्स्ट क्वांटाइल है, तो सो थर्ड क्वांटाइल माइनस फर्स्ट क्वांटाइल जो होगा, तो क्वांटाइल निकालना तो आसान है। कैसे निकालते हैं क्वांटाइल, आप सीडीएफ निकालो, इसका सीडीएफ क्या आएगी, ये आएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो अब तुम्हें दिक्कत क्या, तो आसान नहीं हो गया, क्वांटाइल कैसे निकालते हैं बताओ, फर्स्ट क्वांटाइल कैसे आता है, 1/4 करते हैं। जब सीडीएफ को तुम रख दो 1/4, करेक्ट, जब सीडीएफ को 1/4 रख दो तो x की वैल्यू जो आएगी वो q1 आ जाएगी, और जब सीडीएफ को तुम रख दोगे क्या q3 के लिए क्या करेंगे 3/4 रख दो, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो तुम्हारी q3 आएगी। ये जैम में भी है ये सब, तो हो तो गया, मुश्किल क्या है, यहाँ से करो, अब आ जाएगा, घटा देना, ठीक है ना, हो जाएगा। हाँ सरकार, है ना, आप सीडीएफ निकाल दिया मैंने, इक्वल टू रखो 1/4, x निकालो, यहाँ भी x निकालो, फिर घटा दो, हो जाएगा। सर रेट पैरामीटर लैम्डा मतलब इनको 1 बाय लैम्डा लेना है। नहीं, रेट क्या होता है, जैसे ये रेट वर्ड जो है, हालांकि ये उसमें आता है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस में काफी यूज होता है, वो है ना पॉइजन प्रोसेस एक टॉपिक है, तो रेट मतलब वही रेट जो है मीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब रेट लैम्डा है तो मीन 1 बाई लैम्डा है, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब ये टर्म एक्चुअली विथ रेट कहीं लिखा रहेगा, तो विथ मतलब मीन ये पीडीएफ ये है इसका। व्हाट्सएप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा लोगों के लिए। हाँ चलो, एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए बोलिए। हाँ सर इसमें हम Q1 और Q3 को उसको CDF के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नहीं नहीं, सीडीएफ तो दे रखा है ना मुझे, मतलब सीडीएफ तो पता ही है मुझे, सो बस इक्वल टू वो रखना है, दिस क्वांटिटी
इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से x नहीं निकल जाएगी लैम्डा के टर्म में। ओके हाँ, दिस इज इक्वल टू 1/4, तो जो x आएगी लैम्डा के टर्म में वो Q1 है। दिस इज इक्वल टू 3/4, जो x आएगी वो आपका Q3 है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी पूछा है किसने, क्या है अब? अरे तुम ट्राई करते हो या ऐसे ही पूछ लेते हो? ये सब इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, ऐसे शायद देखता हूँ ट्राई करके ना। एक्स बियर, हाँ b बराबर 0.2 है तो उसके जब 2.5 अरे 1.5 आ जाएगा तो क्वांटाइल से सिर्फ हो सकती क्या होता है ना। द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p, तो मतलब ये pth क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है यानी डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के लिए डेफिनेशन थोड़ा अलग है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो pth क्वांटाइल का मतलब है CDF इज इक्वल टू p, यही ना। ये p कर देते हैं, ये कब होता है? तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो होगी pth क्वांटाइल, लेकिन ये कब है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ये चीज चलेगी कॉन्टिन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट के लिए अलग मीनिंग है। मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास नहीं होता इसलिए इसे आ जाता है इजीली। डिस्क्रीट में तुम्हें वो अप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो याद करो डेफिनेशन है ना, ये तो था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू p है। सो इन जनरल pth क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है? ये सब CUET का पार्ट नहीं है, ये सब जैम गेट में आते हैं, ठीक है ना। क्वांटाइल CUET में नहीं आएगा। सो pth क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है? किसी को याद है? बताओ इन जनरल डेफिनेशन क्या है? जो लोग जैम बैच में रहे होंगे लास्ट ईयर में लिखाया होगा। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, या x लेस देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू p एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p। सो ये डेफिनेशन है। वो आप बुक में आप देखते होंगे लिखा होता है मिनिमम ऑफ p सच दैट CDF इज मोर देन इक्वल टू p, ये लिखा रहता है ना। So this definition is used. So इस केस में जो x होगा that x we will call pth quantile. तो जो भी यहाँ से x निकल के आएगी so x is pth quantile and that may not be unique in case of discrete. Continuous में unique आएगा, उसका रीजन ये है कि continuous का CDF strictly increasing होता है, जो स्पेशली absolutely continuous फंक्शन है, absolutely continuous random वेरिएबल है या CDF है, तो उसमें जो उसका CDF वो strictly increasing फंक्शन होता है, तो इसीलिए यूनिक आपको इनवर्स वो मिलेगा, उसका इनवर्स इमेज उस p का। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट में नॉट बी यूनिक, तो यू मे हैव मोर देन वन वैल्यू। सो करके देखो यहाँ पे देखो क्या दिया इसने तुम्हें दिया है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -2 तुम्हारे पास है 1/4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 1/4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 1/3, -2 0 1 एंड 2, दिस इज इक्वल टू 1/6, है ना। ये है तुम्हारे पास। सो तुम एक काम करो, पहले यू फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -2, दिस इज जस्ट 1/4, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो 1/2, मैं CDF फाइंड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? CDF फाइंड कर रहा हूँ डिफरेंट पॉइंट पे। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो तीनों ऐड हो जाएगा, कितना? 1/2 plus 1/3, 5/6, and probability x less than equal to 2, so this is 1 आ जाएगा, ठीक। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा? CDF निकाला हूं मैं हर पॉइंट पे, ये CDF है -2 पे, 0 पे, 1 पे, +2 पे। अब मुझे ये मैंने ये क्वांटिटी निकाला एक्चुअली अभी, तुम्हें pth क्वांटाइल चाहिए, pth क्या है तुम्हारा 0.2, तो देखो कौन सी वैल्यू 0.2 से ज्यादा है, ये है 0.25, ये 0.5 और ये है आपका 5/6 है ना। सो ज्यादा ही होगा ना, 0 मतलब कहने का मतलब ये सारी वैल्यू 0.2 से ज्यादा ही है, तो दिस ऑल क्वांटिटीज आर ये मोर देन इक्वल टू 0.2, मोर देन इक्वल टू 0.2, मोर देन इक्वल टू 0.2, सो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। अब मुझे इसको देखना है। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू -2, बताओ क्या आंसर होगा? 1, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू है तो सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी।
सो प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0। सो अब ये 3 वैल्यू ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, सो ये आपका आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2, सो ये 1/6। अब चेक करो ये 1/6 की वैल्यू क्या है डेसिमल में 0.16 अराउंड, यस। ये 0.5, ये 0.775, ये तो 1 ही है। अब चेक करो वैसी वैल्यूज x की जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। व्हाट आर दोज x? यू सेलेक्ट। देखो यहां तो चारों सेटिस्फाई कर रहा था ना, तो -2 0 1 2 सब सेटिस्फाई कर रहा था। अब यहां देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1 - p कितना होगा आपका 0.8, तो 0.8 से ज्यादा कौन सी है इसमें? पहली वाली बस। सो बस -2 वाली पॉइंट जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यस और नो? तो आंसर इज -2। क्लियर है सबको? देख लो मैं वो x ढूंढ रहा हूं जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो 1 - p 0.8 हो जाएगा और ये 0.2 था, तो ये वाली तो सारी सेटिस्फाई कर रही थी। अब यहाँ 0.8 से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो वो एक ही है, तो आंसर इज -2। तो ये जनरल डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस में भी होल्ड करेगा, ठीक है ना? सो कॉन्टिन्यूअस में जो यूनिक से यही चीज रिड्यूस होके कॉन्टिन्यूअस में यही चीज रिड्यूस होके ये बन जाती है CF इज इक्वल टू P एक्चुअली। सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ये डेफिनेशन है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, सो आई थिंक हो गया डाउट्स और भी हैं? चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आते हैं सिलेबस पे। ओके तो हमने कल सीक्वेंस खत्म किए थे, सीरीज आज डिस्कस करना है ना। सो सर कल जो होमवर्क देते हैं वो ऑल्टरनेटिव सीरीज का फिगर्स का वन कर दीजिए। क्या किए थे? लिमिट कैलकुलेट करने को देते। हाँ ओके ओके यस। तो आपने ट्राई किया? कोई डाउट है बताओ, जो डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोग बताइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। सो कोई ऐसा पार्ट है जो उसका लिमिट आपने निकाल पाए हो, बताओ। तो दोनों ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस था उनका। हाँ क्या था देख के बताओ। एक तो ये था शायद, एक ये था और एक ये था। चेक करो। बीच वाला नहीं था। हाँ पहला आफ्टर थर्ड वाला। ओके पहला और थर्ड वन तो ठीक है ना। जस्ट लिमिट एंड टेंस लगा दो। सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये 1/n माइनस 1/n, n इवन है और n ऑड है, और इन बोथ द केसेस व्हेन यू टेक n टेंस टू इंफिनिटी दे विल गिव यू 0 ओनली। सो नो प्रॉब्लम। ये तो इंफिनिटी पे चली जाएगी। अब यहाँ दिक्कत होगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का, है ना। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये वाला नॉट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये इंफिनिटी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ये समझ लो। अब यहाँ पे बताइए जी। सो फिर से बोल रहा हूँ, ये होगा n/1 प्लस n और माइनस n/1 प्लस n। जब n आपका इवन है और जब n आपका ऑड है।
अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए इसमें, ठीक है। तो ये ऊपर 1 आएगा, दूसरे वाले में -1। क्या यूनिक है? नो। तो नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो ऑड वाले n है वो उसके लिए अलग आंसर है, इवन वाले का अलग आंसर है, तो मीन्स यूनिक नहीं है, सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक बार थर्ड पार्ट भी बता देना। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ n अगर यहाँ ऑड हुआ तो -1 की पावर n क्या होगी? सर इसका नहीं, वैसे थर्ड क्वेश्चन मेरा थर्ड। अच्छा क्या था आप बताइए, सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है? उसमें था 1 + 1/2n। 1/2n। यस, हाँ। होल n/2, होल रेज़्ड पावर n/2। अच्छा ठीक है, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2n रेज़्ड टू पावर n/2। सो आप लोग ये जानते होंगे फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + x/n की पावर n। कितना आता है जी? e raised to power x। यस, e रेज़्ड टू पावर x। लगाइए इसको वहां पे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2/n, इसकी पावर n और इस पूरे की पावर 1/2। कैन आई राइट लाइक दिस? बताइए, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला किसके इक्वल आएगा इस फॉर्मूले से? e की पावर हाफ और इस पूरे की पावर है हाफ, तो कितना आ गया? ठीक। ओके समझ आएगी शिवानी? आपका ही डाउट था ना? यस सर। ठीक है, सो सर मेरा भी एक बात, बोलिए। हाँ n की पावर 1/n प्लस इन्फिनिटी। एक मिनट, तो वो है n की पावर 1/n, यस सर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हालांकि ये तो फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आपको पता नहीं कैसे आता है, तो लॉग ले लो। हाँ 1 आता है ना। यस सर। सो अगर आपको पता नहीं है कैसे आएगा, तो मान लो इसको l मान लिया, l मुझे फाइंड करना है, l इज लिमिट, सो हाउ टू फाइंड द लिमिट? So you just take log both side. So limit n tends to infinity 1/n log n is equal to log of l. अब यहाँ आप क्या है, अभी ना n को इंफिनिटी रखोगे अभी आप, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बना रहा होगा, है ना? देखो, सो एल हॉपिटल रूल लगा लो आप। तो 1/log n का डेरिवेटिव 1/n, n का डेरिवेटिव 1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू log ऑफ l। अब n को इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगी ये? 0। तो 0 बराबर log ऑफ l, तो यहां से l की वैल्यू e की पावर 0 जो कि 1। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट किसी का रह गया हो तो बताओ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज।
तो सीक्वेंस में मेनली जो इस पे था कि लाइक सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे लिमिट्स पे ही आएंगे सीक्वेंस के, कि लिमिट कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो कन्वर्जेंट कब होगी, जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप लिमिट फाइंड करके देखो, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी यूनिक होनी चाहिए, है ना। सो लिमिट मस्ट बी यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, तो उस केस में कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। तो अब जैसे आगे अगर देखें तो सीरीज की बात करते हैं। सो हालांकि ये इनफाइनाइट सीरीज होता है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज में आपको क्या है कि जैसे आपने देखा सीक्वेंस है, जैसे हमने देखा कि लेट an है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं a1 a2। सो ये आपके पास एक सीक्वेंस है। अब आपको बोल रहा है सीरीज क्या होगी, है ना। सो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, so मान लो this be a sequence of real numbers, एलिमेंट्स का सीक्वेंस। yes sequence of real numbers। तो ये सीक्वेंस है रियल नंबर का, इसी में आप कॉमा की जगह प्लस लगा दो, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उसको सम कर दो। जो एक्सप्रेशन सम वाला है वो सीरीज है, जो फाइनल आंसर आएगा वो सम ऑफ सीरीज है। तो जो एक्सप्रेशन है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, इसको सीरीज बोलते हैं। सो so the series generated by मान लो ये सीक्वेंस an है इन द फॉर्म, ये होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, ऐसा कह दो। So this is called a series. So this is called series or infinite series. So ये आपकी सीरीज है एक्चुअली। So यहाँ पे ये an एक सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस का nth टर्म है। an का मतलब क्या हो गया, nth टर्म है एक्चुअली। So nth टर्म है एंड ये करस्पॉन्डिंग सीरीज है। So this is corresponding series. होता क्या है, जैसे एक टर्म आगे हम लिखेंगे, जैसे S1 अगर यूज करता हूं तो इसमें वो S1 का मतलब हो गया कि सम ऑफ वन टर्म, तो ये जस्ट आपका A1 के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ टू टर्म, तो ये A1 प्लस A2 हो जाएगा। और सम ऑफ थ्री टर्म, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। मान लो सम ऑफ n टर्म, ये n कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है। सो A1 प्लस A2 अप टू AN, मैं स्मॉल n भी ले सकता हूं। सो इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना, अप टू टर्म n। सो जो वर्ड में बुक यूज करता है, पार्शियल सम, है ना। सो फर्स्ट पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो Sn जो है, Sn इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अच्छा, एक क्वेश्चन कल हमने लिखा था, सबने आंसर फाइंड कर लिया, तो वो याद आया मुझे। एक क्वेश्चन था ना ये वाला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आई थिंक लिखाए थे ना, रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1 से लेके रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n तक था। इसका आंसर क्या आया था, ये भी लिखाया था ना मैंने शायद। सर 1 आया था। ओके ठीक है फिर। हाँ, तो ये 1 कैसे सॉल्व किए थे आप लोगों ने? सर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके। यस ठीक है। तो मतलब सिंपल है कि ये एक लोअर बाउंड अपर बाउंड है, दोनों की लिमिट सेम है, तो ये आ जाएगी। तो Sn जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अब बोलता है कि सीक्वेंस किसी सीरीज का सम फाइनाइट कब होगी, तो जब ये सीक्वेंस एक्चुअली कन्वर्ज करेगी, यही मतलब है ना, कि या तो Sn ले लो या S स्मॉल n भी ले सकते हो आप। अगर कोई लिखना चाहे S ऑफ स्मॉल n तो भी चलेगा, है ना। सो A1 प्लस A2 अप टू AN, ये भी चलेगा आपका। सो यहाँ पे स्मॉल n लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्चुअली सीक्वेंस हो गया, मतलब ये बोलना चाहो दिस इज सीक्वेंस ऑफ
पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और आप सिंपली देख रहे हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, तो दिस इज नथिंग बट समेशन an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यही हो जाएगा ना, क्योंकि n है, n तक सम है, लेकिन n को आपने इंफिनिटी कर दिया तो यही आ गई। तो इसके सम फाइनाइट होने का मतलब है इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करना है ना। सो सिंपली, सो द सीरीज summation an n from 1 to infinity is finite if sequence जो Sn है is convergent। सो ये रिड्यूस हो जाता है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है दैट शुड बी कन्वर्जेंट। मतलब ये थ्योरी हो गया एक्चुअली कि ये वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है Sn वाली, तो इसका मतलब है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहे हो आप, तो वही सीरीज के इक्वल हो गई। और मेनली हमें जो देखना है यहाँ पे मेनली क्या है, हमें देखना है टेस्ट एक्चुअली, मेनली जो सिलेबस कह रहा है आपका, तो सिलेबस ये कहना चाह रहा है, मैं तो इंट्रोडक्शन दे दिया, सिलेबस सिर्फ कहना चाह रहा है कि व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट, व्हाट इज रूट टेस्ट, व्हाट इज रेशियो टेस्ट। सो व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है, रूट टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट क्या है, सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए। सो मैं स्टार्ट करता हूं सीधा वहीं से, है ना। बट उससे पहले एक प्रॉपर्टी ये है जो कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, है ना, आप लोगों के साथ। सो एक थ्योरम ये है जो कल हम लिख रहे थे, कल या लास्ट जब भी लिखा होगा थ्योरम, कि इफ सीरीज an n from 1 to infinity converges, then क्या लिखाया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0। हाँ, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी को, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखा था हमने कल, क्योंकि ये कई बार टेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सो इसमें ये है कि अगर वो 0 नहीं है, सो लिमिट an is not 0, then this series does not converge। मतलब डाइवर्ज करेगी, ये था। जैसे एग्जांपल देख लो, सो एग्जांपल ये आपको कोई बोलता है cos 1 by n, n टेंड्स टू 1 से इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जस्ट ऊपर वाला थ्योरम यूज करो आप। क्या होगा, नहीं नहीं पी पे क्यों जा रहे हो, मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला थ्योरम यूज करो, मैं वो जाना ही नहीं, थ्योरम यूज करो ऊपर वाला। ये कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ बोलो मुस्कान, बोलो। डाइवर्जेंट लिमिट 1 आ रहा है। हाँ, तो सिंपली आप लोग, दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 1 by n इज इक्वल टू 1। चेक करो, तो अगर ये 0 नहीं आया तो वो डाइवर्जेंट होगी, तो चूंकि लिमिट 0 नहीं आया इसलिए वो डाइवर्जेंट है। अगर 0 आ जाता तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। अगर लिमिट 0 मिल गया तुम्हें, सो यू कैन नॉट से एनीथिंग, वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, डाइवर्जेंट। मैं रिमार्क में लिखा देता हूं। सो यहां क्या होता है रिमार्क में कि इफ लिमिट ऑफ an n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज 0, सो उस केस में अगर लिमिट 0 है तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, इट मे कन्वर्ज और मे नॉट, है ना। सो देन जो सीरीज है an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मे और मे नॉट कन्वर्ज, मे और मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, तो ये जो सीरीज है कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सो मे और मे नॉट कन्वर्ज। जैसे एग्जांपल देख लो,
समेशन एक 1/n ले लो या समेशन 1/n² ले लो, है ना। सो दिस diverges, but you can see limit an n tends to infinity is 0, n मतलब यहाँ 1/n की बात कर रहा हूँ, and this converges, but you see, so अगर लिमिट an की 0 है, so सीरीज में और मे नॉट कन्वर्ज, आप कुछ नहीं कह सकते, बट नॉन जीरो आ रहा है तो पक्का वो डाइवर्ज ही कर रही होगी, ठीक है। चलो, तो ये तो एक सिंपल एक सा तरीका हो गया टेस्ट करने का, ठीक है जी। तो सीधा सीधा मैं आता हूँ उसी पे, जो टेस्ट है उसी पे आते हैं, सीधा कंपैरिजन टेस्ट पे आते हैं। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कोई बताओ आप में से पहले। कोई बताओ, पता तो है ही तुम लोगों को, क्या होता है कंपैरिजन टेस्ट। सर अगर सर an और bn वो करते हैं सर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन bn, अगर फाइनाइट रहती है तो सर वो कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर करेगी। चलो मैं बताता हूँ, देखो। सो सही कह रहे हो आप शायद, देखते हैं। सो मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि मान लो an bn दो सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स होने चाहिए। ये टेस्ट किसके लिए है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, तो उसके लिए है। तो देखो ऐसा होगा कि लेट an and bn आर सीक्वेंसेस ऑफ, पहले सीक्वेंस लगा तो बाद में उससे सीरीज बना लेंगे। So this is a sequences of non-negative real numbers, non-negative real numbers, ठीक है। So ये sequences हैं non-negative real number के, such that 0 is less than equal to an is less than equal to bn, है ना, for all n belongs to natural number। इस तरीके से, या जोड़ी नेचुरल नंबर कोई एक तुम्हें अगर कोई नंबर मिल जाता है कुछ टर्म के बाद भी, अगर वो रूल फॉलो करता है तो भी ओके है, क्योंकि है ना। सो कुछ टर्म तक ऐसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ऐसा लिख लो, फॉर n मोर देन इक्वल टू कोई k है, फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब पहले कुछ टर्म अगर इसको सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टर्म को छोड़ के उसके आगे के सारे टर्म्स इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कैसे लिया है, हाँ ठीक है। सो n मोर देन इक्वल टू k होगा, k कोई नेचुरल नंबर, k हो सकता है 100 है, तो पहले 100 टर्म को छोड़ के आगे, क्योंकि कन्वर्जेंस जो प्रॉपर्टी है वो लार्ज n के लिए है एक्चुअली, है ना, वेरी लार्ज n के लिए प्रॉपर्टी है। सो अब क्या होगा यहाँ से, सो आपके पास ये रूल है। देन पहला पॉइंट ये देखो, सिंपल एक लॉजिक ऐसा ही होता है कि तुम मतलब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, मान लो ऐसा है कि तुम्हारे पास ये जो समेशन bn है कन्वर्जेस n टेंड्स टू 1 टू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका सम लोगे तो क्या होगी, कन्वर्ज का मतलब क्या, फाइनाइट। हाँ कुछ पूछ रहे हो, तो सम फाइनाइट है ना। तो इसका मतलब इसका सम लेंगे तो फाइनाइट होगी,
तो इससे छोटी वाली जो सीक्वेंस है उसकी सम क्या होगी? फाइनाइट होगी सर। फाइनाइट होगी। यही कंपैरिजन टेस्ट है कि जो बड़ी वाली सीक्वेंस है उसका तुम सम ले रहे हो तो वो फाइनाइट आ गई, तो छोटी वाली तो फाइनाइट ही आनी है। सो देन अगर ऐसा हो रहा है कि इफ दिस कन्वर्जेस देन समेशन ए एन, सो इस देन को हटा दो। सो इसमें यह है कि देन समेशन ए एन कन्वर्जेस। अब इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर ए एन कन्वर्स कर रही है तब ए एन छोटा वाला इसका फाइनाइट है, तो उससे ज्यादा वाला फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सो बी एन अगर कन्वर्स कर रही है तो ए एन कन्वर्स करेगी, ठीक है। एंड दूसरा है इफ समेशन ए एन डाइवर्जेस, देखो इसका कंट्रापोजिटिव लिख रहा हूं कि इफ दिस डज नॉट होल्ड दिस विल डज नॉट होल्ड, सो डाइवर्जेस। पिछले थ्योरम में मैंने कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखा है, सो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा। इफ ए एन डाइवर्जेस मतलब इसका सम ले लो, इन्फिनिटी आ गई, तो ये छोटी वाली सीक्वेंस है, इसका सम इन्फिनिटी आ गई, तो जो लार्जर है उसकी सम क्या हो जाएगी? फिर इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि उससे ज्यादा है। छोटे वाले सीक्वेंस की सम इन्फिनिटी है तो बड़े वाले टर्म की इन्फिनिटी ही होगी। सो देन समेशन जो बी एन है दिस डाइवर्जेस। सो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट, तो देख लीजिए। सर जब क्या होगा सर, जब इक्वल होंगे? हाँ, जब इक्वल होंगे सर, ये इक्वल होंगे तब जब क्या होगा सर? तो इक्वल होगा तो फिर तो प्रॉपर्टी इक्वल ही वो सेम ही हो जाएगी, तो कंपेयर क्या कर पाओगे? सर एक बुक में सर जो सर आपने लिखा ना, इसमें जो बी है सर मल्टीप्लाई ये सब कांस्टेंट के है, के पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी रूल सेम रहेगा, क्योंकि के इफेक्ट तो करेगा नहीं। अगर के कोई कांस्टेंट है तो भी कोई इफेक्ट कर नहीं रहा हो, ऐसे तो कर रहा क्या? के कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो के टाइम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो के कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, फिर भी समेशन लगेगा बी एन पे ही, के वैसे ही रहेगा। तो हमें बस ये देखना है कि सम फाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, के टाइम फाइनाइट नंबर फाइनाइट ही रहनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेम प्रॉपर्टी रहेगी। तो सर जो इसकी कंडीशन है लिमिट ए एन बाई बी एन जो होती है, हाँ जिसको हम चेक करते हैं कि इफ इट इज फाइनाइट पॉजिटिव, हाँ और फिर हम चेक करते हैं मतलब जो डिनोमिनेटर होती है बी एन लेनी जैसे, फिर हम उसको चेक करते हैं ना। हाँ, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, ये कंपैरिजन टेस्ट है, जो आप बात कर रहे हो उसको बोलते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये क्या है? कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ जस्ट कंपैरिजन कर रहा है, कहीं लिमिट नहीं लिया हमने। और आप जो कह रहे हो, हाँ वो सीरीज में यूज होगा ना, या वो नहीं, वो भी इसी का एक्सटेंशन है, इसी का अगला थ्योरम है वो। अच्छा इसी का एक्सटेंशन है वो, है ना। क्योंकि यहाँ से देखो, अगर आप इसको डिवाइड कर दो bn से आप, तो क्या होगी? इसी को आप bn से डिवाइड कर दो, सो an अपॉन bn मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसी आ जाएगी अगर नॉन जीरो टर्म्स है bn में तो अब इसकी आप प्रॉपर्टी स्टडी करो, ठीक है ना। सो उसे कर सकते हैं, या ऐसे कोई भी, है ना। मान लो ये लेस देन 1 लिखा हूं मैं, अब ये 1 तो लेस देन 5 भी होता है, लेस देन 10 भी होता है, लेस देन इंफिनिटी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए ना, ये है। तो इसी का एक्सटेंशन है वो थ्योरम जो अब मैं लिख रहा हूँ, जो आप कह रहे थे ना। सो इस पे कुछ एक एग्जांपल देख लो इसमें ना। जैसे एग्जांपल क्या है, सिंपली कि तुम लोग कोई एग्जांपल बताओ। मान लो जैसे मान लो 1/n+1 है और 1/n है, कौन ज्यादा है इसमें? ये है, लेकिन यहाँ तो दोनों ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते हो, सीक्वेंस है। अब तुम अगर मतलब जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ रिजल्ट को, सो इसमें यह है कि जैसे ये टर्म जो है नीचे ज्यादा वैल्यू कम है ना, सो दिस ये छोटी वाली सीक्वेंस है, तो मुझे अब ये अगर मैं आपको बता दूं, है ना, कि दिस इज डाइवर्जेंट,
या आप देखो, आप आपकी मर्जी, यहाँ आप चाहो तो n-1 ले लो या n ले लो, या यहाँ पे n ले लो, यहाँ n-1 ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ n मैं मोर देन इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, फॉर n मोर देन 1, इस तरीके से। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, जैसे मैं खुद एग्जांपल बना रहा हूँ, बुक से भी देख सकते हैं। सो 1/n क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ये पहले से मैं बता देता हूँ आपको कि ये डाइवर्जेंट है। हालांकि पी टेस्ट मैंने बताया नहीं, पी टेस्ट में है ना कि क्या होता है कि 1/n की पावर p है। सो p की वैल्यू, चूंकि पी टेस्ट में लिखा नहीं लेकिन हमें देखना चाहिए, तभी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मैं दे दिया कि ये डाइवर्जेंट है, तो सिंपली मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, ये रिजल्ट को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ जस्ट, तो कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो मैं बस उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये जो छोटी वाली सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, मतलब सीक्वेंस का सम है वो डाइवर्जेंट है। सो ऑब्वियसली जेन ये जो होगी n-1 n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस टर्म विल बी ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये बस कहना चाह रहा हूँ इस तरीके से। या एक और एग्जांपल अगर देखना चाहो आप, तो मान लो ऐसा है 1/n² प्लस n और 1/n², मान लो दूसरा एग्जांपल ये है, सही है ये। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सिंपली सिंस, देखो पी टेस्ट क्या कहता है, मुझे लगता है पी टेस्ट लिखना चाहिए। तो पी टेस्ट क्या कहता है, क्योंकि उसका यूज होगा, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, सिलेबस सिर्फ कंपैरिजन लिखा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। सो पी टेस्ट क्या कहता है, कोई बताओ तुम में से ही। So what is p test? When summation बोल दो बोलो बोलो, कोई भी बोलो, हाँ कोई भी एक। समीशन 1/n की पावर p है, हाँ ऐसी सीरीज है सर। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी। यस, तो सिंपली है ये सीरीज, ऐसे ये सबको पता ही है आप लोगों में से, ठीक है ना। सो और सीरीज समेशन 1/n की पावर p n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, p कोई रियल नंबर है ना। सो पॉजिटिव रियल नंबर लो, ठीक है, p इज सम पॉजिटिव रियल नंबर फॉर p मोर देन 0, ऐसा समझ लो। सो p कुछ भी हो सकता है मोर देन 0, 0.1 या 1 या हाफ या 4 5 कुछ भी। सो p कोई मोर देन 1 है, ये कोई सीरीज है। सो दिस पहला होता है कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ p इज मोर देन 0, नहीं p इज मोर देन 1 है ना, कन्वर्जेंट के लिए p हैज टू बी मोर देन 1। एंड दूसरा है कि दिस इज डाइवर्जेंट इफ p इज बिटवीन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट है। चलो, तो इससे मतलब इसको यूज करना, कई बार यूज करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंटली, इसलिए लिख लिया इसको हमने। तो जैसे यहीं पे जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसको, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि सिंस समेशन n² n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कन्वर्जेस, ठीक है। अब ये जो लार्जर सीक्वेंस है उसकी जो सम है, मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज है, वो कन्वर्ज कर रही है। तो आप क्या बोल सकते हो छोटे वाले के, तो दिस इज सम इज कन्वर्जेंट, लार्जर है सम इज कन्वर्जेंट, फाइनाइट, तो इसका सम भी छोटा है तो सम उससे कम ही होगा। सो देन समेशन 1/n² प्लस n, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो यहां हमने यूज किया कंपैरिजन टेस्ट, पिछला वाला ये कंपैरिजन टेस्ट यूज किया कि जो लार्जर सीक्वेंस है उसका सम अगर कन्वर्जेंट है तो जो स्मॉलर सीक्वेंस है उसकी सम भी कन्वर्जेंट होगी। अगर स्मॉलर टर्म जो है सीक्वेंस है उसकी सम इन्फिनिटी है, मतलब डाइवर्जेंट है, तो जो लार्जर है उसकी भी डाइवर्जेंट होगी। कोई डाउट है इसमें, ये क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो नेक्स्ट क्या है, क्योंकि उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है और ये थोड़ा इजी होता है यूज करना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट,
सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? सो ये कहता है कि तुम्हारे पास फिर से 2 सीक्वेंसेस हैं। तो यहां पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहा है। लेट an and bn आर 2 सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉट नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि टर्म जीरो हो जाएंगे तो वो रेशियो नहीं ले पाओगे आप। सो इसीलिए दीज आर सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सो ये पॉजिटिव रियल नंबर के सीक्वेंस है। एंड सपोज करो कि जो लिमिट है, एंड सपोज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन bn, ये जो हमने रेशियो लिया है ना, उसकी लिमिट ली है। सो an अपॉन bn अगर इसकी लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका कुछ नाम दे दो, मान लो मैं दे देता हूं r, डिफाइन किया r, ठीक है। सो वी नेम्ड इट एज r इज लिमिट an अपॉन bn। सपोज दिस लिमिट एग्जिस्ट, सो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन बताओ क्या प्रॉपर्टी होगी? सर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट टुगेदर होगी। कब, किस केस में? r पे कुछ कंडीशन है कि नहीं? फाइनाइट आ जाएगा सर, फाइनाइट आ जाएगी सर वैल्यू। जीरो आ गई तो जब भी सर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट टुगेदर करेंगे। नहीं, जीरो पे तो वो है, एक ही साइड ट्रू है। सर जब ये वैल्यू फाइनाइट और पॉजिटिव होगी तब हम bn को चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। हाँ, तो यहाँ डिपेंड करेगा an का। जैसे पहला पॉइंट ये है कि मान लो अगर जो r है वो नॉन जीरो है, एक्चुअली जीरो नहीं है, हालांकि सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर के टर्म है, तो कभी लिमिट नेगेटिव तो आने से रही, तो स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो है, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर r जो है, ठीक है ना, सो इफ r इज स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो, सो उस केस में क्या होगा, देन yes, so both will be have similarly, है ना, so both will have similar behavior, either both convergent or both divergent, so इस तरीके से, so both will have similar property, so summation an and summation bn converges or diverges together। मतलब दोनों या तो कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्स करेगी, ये है कि अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी, ये चीज है। और दूसरा केस है कि अगर r जीरो आ गया, अब आप ध्यान रखना, मान लो r जीरो आ गया, इसका मतलब जीरो लेस देन 1 है ना, तो मतलब जीरो अगर आगे वैल्यू तो जीरो इज लेस देन 1, तो जीरो लेस देन 1 का मतलब हो गया कि an लेस देन bn, है ना, सो मतलब bn लार्जर सीक्वेंस है। सो क्या जानते हो आप लोग इसमें? क्या लिखते हो इसमें? हाँ, यस, सो इफ देन दिस r0 है एंड समेशन जो आपका है bn, दिस इज कन्वर्जेंट, उस केस में उस केस में an कन्वर्ज करेगी, देन सीरीज an जो है कन्वर्जेस, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। सो अगर an कन्वर्ज करे तो आप bn के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, अगर bn कन्वर्ज करी तब an कन्वर्ज करेगी। सो इसका नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, है ना। सो इसका फ्रीक्वेंटली यूज कैसे होता है, जैसे मान लो देखो, अब जैसे मैं लिख रहा था अगला क्वेश्चन, सो इसी में अगर या मैं बुक का एग्जांपल कोई ले लूं, जैसे चलो यही है, सो जैसे अगर है तुम्हारे पास एक है समेशन, मुझे टेस्ट करना है 1/n² + n के बारे में, जो पीछे मैंने लिया था,
सो मान लो तुम्हारे पास an है 1/n² प्लस n और bn तुमने लिया 1/n², तब क्या करोगे, an अपॉन bn की वैल्यू जो होगी कितना आ जाएगी, n² अपॉन n² प्लस n। सो बताओ इसकी लिमिट ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, 1 पे, दिस कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो लिमिट l जो है वो 1 आ गई, या r दिया था ना, सो अच्छा l भी ले सकते हैं, कुछ बुक में तुम्हें यहाँ लिमिट l लिया होगा, कुछ r दिया होगा, देख लो। सो ये जो r मैंने लिया है दैट इज 1, सो वैल्यू ऑफ r इज 1 विच इज मोर देन 0। सो अब दोनों की प्रॉपर्टी जो है, दोनों सीरीज जो बनाएगी वो साइमल्टेनियस होगी, मतलब दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट। तो चूंकि इसके बारे में मुझे पी टेस्ट से पता है, ठीक है, r मोर देन 0 है, एंड मुझे पता है कि ये समेशन 1/n² पी टेस्ट से दिस इज कन्वर्जेंट है। सो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है कि समेशन 1/n² प्लस n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये चीज है, ये ठीक है। सो मोर देन 0 आई, सो both will have similar property, both will converge simultaneously or diverge simultaneously. So since summation bn converges by p test, so summation an will also converge by, मतलब by limit comparison test. ओके है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट ट्राई करो, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि तुम्हें इसको टेस्ट करना है n² माइनस n प्लस 1, तो क्या करोगे, क्या सिमिलर यूज कर सकते हैं, यस और नो? सर फैक्टर करने पड़ेंगे पहले इसके, फिर n को bn चूज करके देखेंगे। फैक्टर क्यों करोगे, तुम सीधा bn 1/n² ले लो, काम कर जाएगा, चेक करके देखो, काम हो जाएगा। यू ट्राई, सिमिलर वे में ट्राई करो, an, 1/n²। हाँ यस, यू कंसीडर bn एज सिमिलर टू दिस 1/n², और सेम प्रोसेस करके देखो क्या आता है, ठीक है ना, कन्वर्ट करेगी ना। कन्वर्जेंट आएगी। तुम लीडिंग टर्म बस देखना, देखो यहाँ लीडिंग टर्म इंपोर्टेंट है, यहाँ n² था तो इसलिए n² लिया गया, यहाँ लीडिंग टर्म n² है, बाकी आगे n1 में कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है ना। अगर वो 2n 3n 4n 5n होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, प्लस 10 है आगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीडिंग टर्म इंपोर्टेंट है। सो सिमिलर वे में आप ट्राई कर सकते हो, bn, यहाँ an अपॉन bn की लिमिट निकालो, ये 1 देगी आपको, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, सो n² बोल रहा हूँ, 1 1 है, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यू टेक n², सो ये 1 आएगी, और इसीलिए चूंकि इसका सम कन्वर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट, सेम रूल से। What if you take series 1/√n plus 1, इसके बारे में बताओ मुझे, कैसे टेस्ट करोगे। सो व्हाट विल कंसीडर bn, मैं सिंपली बात करता हूं, an तुम्हारे पास ये आ गया, सो bn तुम्हारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्योंकि इंट्यूशन पे डिपेंडेंट है कि तुम्हें खुद गेस करना है? 1/√10। यस, 1/√n, यू जस्ट कंसीडर लीडिंग टर्म, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ लीडिंग टर्म को देखो, बाकी भूल जाओ। सो लीडिंग टर्म इज n, यू जस्ट टेक 1/√n, अब इसी पे काम हो जाएगा। सो an अपॉन bn की तुम लिमिट निकाल के देखो, ये फिर से तुम्हें 1 देगी, दिस इज मोर देन 0, सो बोथ भी 1 ही आएगी ना, सो बोथ विल हैव सिमिलर बिहेवियर, सो दिस इज डाइवर्जेंट, क्यों, बिकॉज ये जो हमारे पास सीरीज है 1/√n, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, ओके है, क्योंकि मोर देन 1 आई थी तो बोथ विल हैव सिमिलर बिहेवियर। सो सिंस दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, 1/2 लेस देन 1 है, सो बाय पी टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट, सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो डाइवर्जेंट। सो इस तरीके से आप सिंपली लगा सकते हो कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। सो और क्या टेस्ट था, रेशियो एंड रूट टेस्ट, रूट टेस्ट। हाँ, सो
रेशियो और रूट टेस्ट। तो टाइम है ना हमारे पास, आज इसको फिनिश कर लेंगे। क्योंकि बाकी मुझे ऐसा लगता है सब लोग प्रिपेयर्ड हैं, जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स पोर्शन सबने कर ही रखे हैं और मुझसे कोई इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि मैं मैथ्स पोर्शन कराता, लेकिन फिर मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला है, तो हम भी सीख रहे हैं ना साथ में, क्योंकि जैम और गेट में मैं इस बार खुद ही कराऊंगा कि ये सारे मैथ्स पोर्शन भी। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्गर पोर्शन रहा है। स्टैटिस्टिक्स में पिछले 2-3 साल से आया हूँ, पहले मैं मैथ्स ही पढ़ाता रहा हूँ, है ना। 2000 कोविड से पहले मैं मैथ्स ही पढ़ाता था जैम और गेट वालों को। इस तरीके से है। तो स्टैट्स तो मैंने जब बॉम्बे गया मैं 2019 में, तब से स्टैट्स सीखना शुरू किया। उससे पहले तो मैं एमएससी मैथ्स में किया, बीएससी मैथ्स में किया, ये है। ओके, सो कंपैरिजन टेस्ट बता दिया हमने, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बता दिया। सो नेक्स्ट जो इसमें बता रखा है रेशियो टेस्ट ना। चलो, सो इसमें क्या नाम दिया है, रेशियो टेस्ट ना। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कंपैरिजन टेस्ट। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी किया, रूट एंड रेशियो टेस्ट, ठीक है। सो पहले रेशियो टेस्ट देखते हैं। सो रेशियो टेस्ट क्या है, तो तुम लोग बताओ व्हाट इज रेशियो टेस्ट, कैसे डिफाइन करते हो। सर लिमिट an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू n। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, अगर n लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। अगर n इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है, फेल हो जाएगा ना। तो आपको फिर कोई और तरीके से चेक करना पड़ेगा। ओके, सो डिपेंड करता है आप किस तरह से रेशियो लेते हो। देखो, सो मान लो इफ summation an be a sequence of positive real numbers, ठीक है। जो an है be a sequence of positive real numbers। देखो ये सब टेस्ट जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर सीक्वेंस के लिए चल रहे हैं। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड मान लो लेट आपने L लिया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे लेते हो आप, an प्लस 1 अपॉन an या an अपॉन an प्लस 1। सर an अपॉन an प्लस 1। सब लोग ऐसे प्लस 1 अपॉन an। कैसे भी देखो बात बराबर है। अब डिफरेंट बुक डिफरेंट तरीके से लिखती है। सो आपको बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए हो क्या रहा है। देखो मान लो अगर ऐसा लिखा तुमने, मान लो ये मोर देन 1 आ गई, इसका क्या मतलब है कि an प्लस 1 इज मोर देन an, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट। हाँ, तो उस तरीके से है। सो इंक्रीजिंग है तो वो जाकर फिर डाइवर्स कर जाएगी, है ना। और अगर लेस देन 1 आती है, मतलब अगर ये ले रहा हूं मैं, तो अगर ये लेस देन 1 आई तो लेस देन 1 लेगी, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो an प्लस 1 लेस देन an हो जाएगा। तो ये अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट्स करेगी इस तरीके से। तो उसके बाद लॉजिक देखो, बात वही है। अगर तुमने जैसे रेशियो उल्टा लिया तो रूल उल्टा हो जाएगा कि लेस देन 1 के लिए अपोजिट हो जाएगा, मोर देन 1 के लिए इसके अपोजिट हो जाएगा। बस जो भी तुम्हें याद रहता है अपने हिसाब से याद रखो। सो मान लो ये मैं ले लेता हूँ an प्लस 1 अपॉन an, है ना। कई लोग बच्चे हट जाते हैं सर मोर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, या वो तो डिपेंड करता है तुम जो बुक देख रहे हो उसमें कैसे रेशियो लिया है। कुछ बुक में ये रेशियो होगा, कुछ बुक में an ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है सेम बात ही, है ना। तो जहां वैसा होगा तो उसके हिसाब से लेस देन मोर देन होगा। So L is limit an plus 1 upon an, ये आपने डिफाइन किए। तो आगे है, तो पहला कि अगर इफ L की वैल्यू लेस देन 1 है देन इस केस में जो समेशन an है क्या होगी इस केस में, इसके लिए कन्वर्जेंट। So this is convergent and दूसरा है कि if जो लिमिट है मोर देन 1 है, सो मोर देन 1 तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्ट्स करेगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ट्स करेगी। सो यहाँ से देन an दिस इज डाइवर्जेंट एंड यहाँ पे तीसरा है
कि अगर L की वैल्यू 1 है देन टेस्ट फेल्स है, देन टेस्ट फेल्स, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएगा, है ना, टेस्ट फेल्स टू गिव एनी कंक्लूजन। ठीक है, तो टेस्ट फेल हो जाएगी, कोई कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। सो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं एक दो। सो इसका नाम हो गया रेशियो टेस्ट। ओके, सो यू टेक एनी एग्जांपल, मान लो एग्जांपल तो मैं दे दूं, अगर सीरीज है समेशन 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, मान लो इस तरह क्वेश्चन है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल का सीरीज है। अब टेस्ट करके देखो, तो यहाँ मेरे पास क्या है, सो मेरे पास जो an है वो है 2n माइनस 1 अपॉन, हालांकि ओपन फॉर्म में ऐसा होता 1 by 1 फैक्टोरियल, 3 by 2 फैक्टोरियल, 5 by 3 फैक्टोरियल, 7 by 4 फैक्टोरियल, इस तरह चल रहा होगा। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता क्या होगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करोगे और फिर आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे। तो an है 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप यहां से an प्लस 1 फाइंड कर लो, सो 2 टाइम n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो विच सिंप्लीफाइज टू 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, सो नाउ यू फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फर्स्ट, सो इसका रेशियो ले लो, सो 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन करूंगा तो इसी को रेसिप्रोकल लेके कर देता हूं यहाँ पे, n फैक्टोरियल 2n माइनस 1, सो कैंसिल करोगे, इसको यहाँ से कैंसिल करोगे, n प्लस 1 बचेगा। सो फाइनली यू हैव 2n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, यही ना। ओके, सो व्हाट इज लिमिट हेयर, बोलो लिमिट क्या होगी, जो कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, n स्क्वायर है, आप n से डिवाइड करो चाहो तो, सो n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिवाइड कर लो n से, तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है तो वो जल्दी कन्वर्ट करेगी इन्फिनिटी की तरफ, तो 0 पे चली जाएगी ये, सो दिस विल कन्वर्ट टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ये जो l था, लिमिट यहाँ आ गई 0 विच इज लेस देन 1, तो मैंने रेशियो क्या लिया हुआ, an प्लस 1 अपॉन an है, सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, है ना, n लार्ज के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब है देयरफॉर, तो सिंस ये l आपका लेस देन 1 है, सो दिस सीरीज जो हमने डिफाइन किया था दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, ये कोई डाउट तो नहीं। अब आते हैं रूट टेस्ट पे, एक एग्जांपल बस करा दिया। सो अब है रूट टेस्ट। सो बताइए मुझे आप लोग व्हाट इज रूट टेस्ट, कैसे डिफाइन करते हैं आप। For limit n tends to infinity, an power 1 by n is equal to n, अगर n less than 1 है तो convergent है, n greater than 1 है तो divergent है। ऐसे आप लोगों को ये रिजल्ट पता है क्या कि an प्लस 1 अपॉन an और an की पावर 1 बाई n दोनों की लिमिट सेम आती है, क्या आप लोगों को पता है कि नहीं ये चीज। नो सर, आप चेक करना किसी सीक्वेंस में, ये दोनों हमेशा इक्वल आएगी, शायद आपने नोटिस नहीं किया हो। अच्छा ये नहीं, ये भी यार मुझे लगता है, मैं क्या बोलना चाह रहा था, नहीं दिस नॉट दिस, मैं बोलना क्या चाह रहा था, वो am एंड gm होता है ना, सॉरी
सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की लिमिट सेम आएगी. यस, देयर इज अ रिजल्ट दैट अच्छा ये सेम आएगी a1 प्लस. अच्छा इसका यूज करूंगा, क्वेश्चन आगे आएगा ना, तो इसकी लिमिट और a1 a2 an इसकी पावर 1/n, ठीक है ना. सो ये चीज हाँ मैं ये बताना चाह रहा था. सो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम ही आएगी एक्चुअली. ये एक रिजल्ट है ना, ये शायद पता होगा आप लोगों को. ये क्या है? अरिथमेटिक मीन है ना सीक्वेंस के टर्म्स का, और ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, और ये खुद सीक्वेंस है. ये तीनों की लिमिट सेम आएगी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए स्पेशली, ठीक है ना. पता है आप लोगों की नहीं? ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? हाँ या ना? पढ़ा है ना? हाँ नहीं पढ़े? क्या बात कर रहे हैं यार. कोई सीक्वेंस लेकर चेक करो, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो. सो आसानी के लिए कोई ऐसा सीक्वेंस लो जिसमें थोड़ा इजी हो फाइंड करना. तुम 1/n ही ले लो चलो, या 1/n से थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं. हाँ चेक कर लो चाहो तो. एनीवे वेरीफाई करना, ये रिजल्ट है एक्चुअली, ये थ्योरम है, तो इसको कभी अभी आगे आएगा तो मैं एक बार प्रूफ करा दूंगा. सो दिस इज अ रिजल्ट, ठीक है. ओके सो अभी आगे हम अपने पॉइंट पे आते हैं. जो पॉइंट था, क्योंकि मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि है ना, रेशियो टेस्ट में आप क्या कर रहे हैं? an + 1/n ले रहे हैं, और रूट टेस्ट में आप an की पावर 1/n ले रहे हैं. तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन है, वो नहीं है. सो ठीक है. एनीवे तो यहाँ क्या होता है कि लेट an be a sequence of positive real numbers, sequence of positive real numbers. so an कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, so an be a sequence of positive real numbers, okay, and let जो लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग an की पावर 1/n ले रहे हैं, है ना. सो पहला पॉइंट है. सो यहाँ क्या रिलेशन है? हाँ देखो, जो पिछला रेशियो मैंने लिखा है तो ये थोड़े याद रखने में आसानी रहेगी. देखो इन दोनों का कंक्लूजन सिमिलर है ना. अगर तुम ये रेशियो अपोजिट लेते हैं यहाँ पे तो फिर वो उल्टा हो जाता, फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा उल्टा होता. अभी क्या है कि तुमने an + 1/n लिया, तो जो कंक्लूजन यहाँ पे है वही कंक्लूजन वहां पे भी है ना. तो ये थोड़ी आसानी होती है इस रेशियो में. अदरवाइज तुम्हें उल्टा रिलेशन याद रखना पड़ेगा उसके लिए फिर तुम्हें. सो l < 1 है तो देन ये सीरीज जो है इज कन्वर्जेंट, और if l is more than 1 then this series is divergent. तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो दोनों में, इसलिए तुम यहां ये लो और पिछले में an + 1/n लो. सो एंड तीसरा है कि if l = 1 तो यहां भी क्या होता है? फेल कर जाएगा टेस्ट, है ना, यहां भी टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है. सो then this test fails to give any conclusion. okay, इस तरीके से है. so test fails to give any conclusion. so इस पे भी कोई क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, एक जस्ट पढ़ के देख लो. वैसे ही है, बस यहाँ l आपका this है और रेशियो टेस्ट में l था this. दोनों में कंक्लूजन सिमिलर है, जो एग्जैक्टली सेम है कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट. तो रेशियो ध्यान रखना an + 1/n लिया हमने, तो इसलिए कंक्लूजन सेम है. अगर उल्टा करते यहाँ उल्टा हो जाता, फिर 1 लेस देन के लिए यहाँ डाइवर्जेंट हो जाता, फिर वो याद रखने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो ये रेशियो लो, इससे बेटर रहेगा कि दोनों का रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट का कंक्लूजन सेम रहेगा. तो याद रहेगा कि लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, मोर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है. ठीक, ओके. सो जैसे एग्जांपल देखो एक. सो एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे पास सीरीज में दे दूं कि दिस सीरीज इज
एक सीरीज है, जैसे मैं ओपन करके लिखता हूँ 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 नहीं, इसने जो लिख रखा है 1/2 क्यूब, सो इसने लिख रखा है 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 5 प्लस 1/2 4 प्लस 1 2 6 2 6 एक मिनट नहीं 2 7 होगा ना, मतलब ऑर्डर देखो किस मैं रूल किसके साथ लिख रहा हूँ, सो ऑड प्लस 2 की पावर 6 इस तरीके से चल रहा है 3 2 5 4 7 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे लिखने का क्या ही मतलब, ऐसे तो लिख सकते थे, मतलब क्वेश्चन बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तुम सीधा सीधा ऐसे इसको लिख दो, क्या ही दिक्कत है। जो बुक में अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 स्क्वायर प्लस 2 क्यू 1/2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ऐसे कर पाएंगे? चेक करो क्या होगा। सो इसको सीरीज में क्या लिख सकते हैं 1/n की पावर n 1/n की पावर n और n फ्रॉम और 2 की पावर n, सॉरी वो मैं देखा नहीं। फिर तो n की पावर n 2 की पावर n ना 2 की पावर n n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फाइन है नहीं? हाफ तो फास्ट टर्म तो हाफ नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिनट ये 1/2 लिखा ही नहीं है, 2 स्क्वायर 2 क्यू 2 4 2 5, तो 1 कोई दिक्कत नहीं है, से स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, यस यस आप सही कह रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, n यहाँ 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो वी कैन डू लाइक दिस। सो चूंकि ये सम तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा नहीं, जो सम आएगी उसमें 1 ऐड ही हो जाएगा, मुझे सम चाहिए नहीं, क्या आता हूँ चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, सो बस इसको टेस्ट करना है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। सो यू राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे जो an है आपका दैट इज 1/2 की पावर n, फिर an प्लस 1 सीधा सीधा फाइंड कर लो ना, सो an प्लस रेशियो नहीं चाहिए मुझे, चाहिए हाँ है ना, हमें तो रूट टेस्ट लगाने हैं। सो an की पावर 1/n, सो 1/2n की पावर 1/n, तो 1/2 आ जाएगी डायरेक्टली। सो ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट हो गई, सो दिस इज सर आपको रूल बता रहे थे ना सर वो, हाँ कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट an की पावर 1/n, वो सेम रहेगी सर। सेम रहेगी ना, मुझे ऐसा याद आ रहा था, मैं एकदम श्योर नहीं था, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर यहाँ मैंने सर बुक में देखा गया, रेफरेंस में लिख रखा है कोसी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। हाँ मतलब मुझे ऐसे इंट्यूशन लग रहा था, क्योंकि मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाए, मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं 2017 से 2019 में जब आई दिल्ली से मैं एमएससी कर रहा था उस दौरान, तो कैरियर एंडेवर एक दिल्ली में जीटीवी नगर में है और जिया सराय में भी है, तो वहाँ मैं जॉब करता था 2 साल, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स ही वहाँ पढ़ाता था, तो उस समय मैंने काफ़ी इस पर काम किए हैं, है ना। तो 17 to 19 मैं आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, 19 के बाद मैं जैम स्टैट शुरू किया था, 19 में ही शुरू किया था जैम स्टैट। जब 2019 में मैं बॉम्बे चला गया दिल्ली छोड़ के, तो बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया 2019 के जुलाई में, तो तब फिर मैंने जब स्टैट्स वहाँ पढ़ना शुरू किया तो स्टैट्स मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वैसा है। तो तब से स्टैट्स में ही हूँ, तो ये मैथ तब से छूट गया था पढ़ाना, क्योंकि तब शशि सर पढ़ाते थे मैथ्स मेरे साथ, तो फिर वो पढ़ाने लगे मैथ, मैं स्टैट्स पढ़ाने लगा तो मैथ मेरा छूट गया। अब भगवान की जैसे कृपा जो भी सही हुआ, तो थोड़ा मैथ में देखो टीचिंग का मेन पर्पस क्या है, मेरा सीखना है, तो अब क्या इस बहाने मेरा डिवीजन हो रहा है। मैं अभी इंटरव्यू दूंगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के लिए, चाहे आईआईटीज़ में ही, तो मुझे बहुत हेल्प करेगा ये, तो वहाँ भी क्या यही सब पूछते हैं बेसिक चीज़ें, तो ये मुझे इंटरव्यू में हेल्प करेगा ये चीज़ें। पैसे तो वैसे भी आ जाएंगे है ना, यहाँ भी कमा रहे हैं, नहीं तो जॉब में तो कमाएंगे, कौन सा मुझे जिंदगी का ट्यूशन पढ़ाने, तो ऐसा तो टेंशन है नहीं, तो ये है। तो इस बहाने क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा सारा, वरना मुझे पढ़ना पड़ता है अलग से, तो अब है कि एक बार पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा मेरा खुद ही, इस बार जैम गेट में खुद ही पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या मेरा रिवीजन हो जाएगा, ये है। ओके तो ठीक है ना, ओके तो ये रिजल्ट मुझे याद आ रहा था क्योंकि ऐसा कुछ है ना, ये और ये आपकी सेम आएगी ना, इक्वल रहेगी, ओके, इसलिए वहां कंक्लूजन भी सिमिलर ही है ना, ओके ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रूट टेस्ट है ना, इस पे कुछ और क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो, मैं लिखता हूँ, टाइम है ना 10 मिनट है अभी, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो टेस्ट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट आपको यही 3 टेस्ट मेनली, कंपैरिजन टेस्ट तो मैंने लिमिट ऑपरेटर देखा, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में,
जो सिलेबस में नाम लिखा उसी पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाहर से नहीं देना चाहिए, सिंपल है ना, एक इथिक्स बनता है कि आपको जो सिलेबस में लिख रहा है उसी से क्वेश्चन दो, ये है। सो नहीं तो वो चीटिंग टाइप का हो जाएगा। चलो सो कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करो। सो एक क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको ट्राई करो तुम लोग। ये क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सो टेस्ट करो द कन्वर्जेंस ऑफ पहला है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 2/2² 2 फैक्टोरियल, 3³ 3 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, सो 3³ 3 फैक्टोरियल एंड इस तरीके से एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा ट्राई करो। और सेकेंड क्वेश्चन है सर पहली तो डाइवर्जेंट आएगी। ओके, डाइवर्जेंट आ गई, ठीक है। जैसे मान लो एक सीरीज होता है ना, जैसे मान लो 1 + 2 + 2² + 2³ इसे सीरीज है, जस्ट देख लो। और एक है 1 + 1/2 + 1/2²। हालांकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन एक टेस्ट लगा के देखो, उससे आप, हालांकि आंसर आपको पता होगा, उससे दिख भी रहा है कि इसका इन्फिनिटी होने वाला है, इसका फाइनाइट होने वाला है, लेकिन आप टेस्ट लगा के चेक कर लो तो सिंपली आपको वेरीफाई हो जाएगा टेस्ट से, है ना। सो ये जो है इसको तुम सम में लिखोगे तो ये हो गया समेशन n⁴n फैक्टोरियल, और n कहाँ से स्टार्ट करोगे। सो 1 को फिर से मैं छोड़ देता हूँ, या इन्होंने कैसे लिया है। सो 0⁴0 को क्या ये लोग 1 लिखते हैं, 1 से स्टार्ट किया एक टर्म छोड़ के, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, एक टर्म छोड़ के। ऐसा ले लो। सो इसको टेस्ट करो, सिंपली आप रेशियो टेस्ट ही लगा लो, और इसमें लिखोगे 2⁴n, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, डाइवर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट है। है ना। हाँ ये आ जाएगी,
सो जस्ट आप यहाँ रूट टेस्ट लगाओगे, वैल्यू 2 आ जाएगी लिमिट, है ना। an + 1 अपॉन an की लिमिट क्या आ जाएगी 2, 2 मोर देन 1 है तो डाइवर्जेस। यहाँ an + 1 अपॉन an की लिमिट आ जाएगी 1/2 लेस देन 1 कन्वर्जेस, ठीक है ना। सो इस तरीके फॉर्मूला भी तो सर, अगर जो जीपी में तो r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यस यस ग्रेटर देन होगी तो डाइवर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी उसको बोलते हैं, हाँ। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कब करती है, जब r लेस देन 1 है तो इट विल बी कन्वर्जेंट, r मोर देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट होगी, हाँ उससे हो जाएगी। और पहला वाला आप रेशियो टेस्ट लगा लो, सो ये आपकी आ रही होगी डाइवर्जेंट, क्योंकि ये मोर देन 1 आएगी, दिस इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज कन्वर्जेंट। ये ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, देख लो बताओ अगर डाउट है तो। तो हमने सिलेबस के हिसाब से सीरीज भी कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना। एक बार आप क्वेश्चंस आप ट्राई करो, डाउट के लिए आप फ्री हो, डाउट जो भी पूछ सकते हो, शुरू में डाउट हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है नए नए क्वेश्चन ट्राई करना, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है मैं सॉल्व कर पाता हूँ, है ना। क्योंकि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट ही हूँ, टीचर मैं हूँ लेकिन अभी मैं भी पीएचडी कर ही रहा हूँ, तो मेरा क्या है कि मेरा खुद सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं कि मुझे जिंदगी भर कोचिंग पढ़ाने हैं, तो वो है, तो मैं खुद सीख ही रहा हूँ कि ताकि फ्यूचर में भी, है ना। क्योंकि मैं अगर किसी आईआईटी में प्रोफेसर बनता हूँ तो वहाँ भी क्या डिफरेंट इंटरव्यू लेने हैं, जब प्रोफेसर में बच्चे पीएचडी के जाते हैं, तो ये सब सीख ही रहा हूँ, तो ये सब मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगा। सो ऐसा है कि मेरा कोई पर्सपेक्टिव है नहीं कि मुझे ट्यूशन जिंदगी में पढ़ाने हैं, तो मेरा टीचिंग का पर्पस एक ये भी हो गया, सीख रहा हूँ, तो जो नए नए क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं अगर मैं सॉल्व कर पाता हूँ तो ठीक लगता है कि चलो ठीक ठाक लेवल हो गया है, ये चीज़ें। एनीवे तो हमने सीक्वेंस सीरीज हमने कंप्लीट किया है थ्योरी के हिसाब से एक बार, और ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर ही चुके हैं, और इसके बाद के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत अगर रह गए होंगे देखना एक बारी। अब बचता है ये 3 चीज़ है ना। सो आप लोग बाकी प्रैक्टिस करो 100% सिलेबस पे, डिफरेंट अगर आप टेस्ट दे रहे हो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज डिफरेंट प्लेस पे ज्वाइन कर सकते हो, आप टेस्ट दो, हम भी टेस्ट लेंगे, अभी नेक्स्ट वीक से मंडे से टेस्ट स्टार्ट होगा, संडे में एक टेस्ट लूंगा इस बार। सो हमारा भी टेस्ट होगा, अभी यूनिट वाइज टेस्ट होगा और फुल लेंथ भी होगा, सो उसका भी डिस्कशन करेंगे मंडे से, अभी तब तक ये कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? तो ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया, बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या करें, क्या क्या बच गया, डिफरेंशियल कैलकुलस है, मैट्रिसेस जल्दी खत्म भी हो जाएगा, रैंक, इनवर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ एक क्लास में ही हो जाना चाहिए मुझे लगता है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस ना करें, थ्योरी एक बार टॉपिक देखें, 2-3 एग्जाम्पल करें तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बस हमें रिव्यू भी तो करना है, बाकी आपको आता ही है, अपने कर रखे हैं टॉपिक्स, तो एक बार रिव्यू ही तो करने हैं कि जस्ट क्या क्या होता है। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जैसे आप लोग रैंक क्या होता है, अभी मैं आपसे पूछ लूँ कोई रैंक की डेफिनेशन बताओ, क्या बता पाओगे? सर वो उसको ऑपरेशन लगा के ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं रहती है, और इसमें जब नॉन-जीरो होती है वो इसकी रैंक होती है। अब देखो ये तुम जो बता रहे हो ये मेथड बता रहे हो, निकालते कैसे हैं, मैंने ये नहीं पूछा निकालते कैसे हैं, यही अक्सर इंटरव्यू मैं बताऊँ, इंटरव्यू जब मैं अक्सर गेट उड़ गेट बैच जैम बैच में बोलता हूँ कि बच्चों को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं, उनको पता है कैसे फाइंड करना है, उनको पता है कैसे निकलेगा आंसर, लेकिन उनको ये नहीं पता होता क्या है। मैंने पूछा रैंक होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंक, ये पूछ रहा हूँ। किसी कोई इंटरव्यू में जाओगे ना, यही से लोग स्टार्ट करते हैं, एक कोई वर्ड उठा लेगा, रैंक ही उठा लिया, आपको रैंक का डेफिनेशन पूछेगा जी। यस यस, सो इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इज इट्स रैंक। अब वो फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। सो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, चूंकि रो स्पेस और कॉलम स्पेस का डायमेंशन इक्वल होता है ना, सो वही रो स्पेस या कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है उसी को हम रैंक बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो इंटरव्यू में कहीं जाओगे ना, पहले ये पूछेगा आपसे, फिर आप सही बताओगे तो आगे उस पर एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा बताओ इसको, उस डेफिनेशन को लगा के दिखाओ, फिर आगे बढ़ेगा। इंटरव्यू देखो कुछ लोग इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, कुछ लोग जल्दी खत्म है, क्यों? क्योंकि जो अच्छे आंसर कर रहा है तो उसको और वो पूछते जाते हैं, और तुम अगर पहले ही फंसने लगे तो वो वहीं खत्म कर देगा कि ठीक है ही हैज नो लेवल, मतलब ऐसा कुछ तुम्हारा बहुत लेवल नहीं है कि क्या ही पूछे, पहले ही पता चल गया कि तुम्हारा मतलब बेसिक जीरो है, उसको थ्योरी में कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगर जो बच्चा खूब आंसर कर रहा है तो वो उस तरफ पूछते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं कहाँ तक तुम जाते हो, तो लेवल बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ अक्सर मैं भी यही देखता हूँ, मैं क्लास के स्टार्ट करता हूँ पूछ के, तो मुझे ये समझ आता है कि बच्चों को पता है चीजें क्या है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता उसका डेफिनेशन क्या है। उसको ये पता है कैसे फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पता है, क्वेश्चंस करना आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता अक्सर कि वो चीज होती क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसकी। मतलब हाउ यू बिगिन विथ, लाइक तुम्हारा नाम कोई पूछ रहा है लेकिन तुम क्या बता रहे हो कि मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे वाला चीजें बता रहे हो तुम। कोई तुम्हारा नाम पूछ रहा है लेकिन तुम नाम ना बता के तुम कुछ और बता रहे हो उसके आसपास, अपने आसपास की चीजें, कि मेरा गांव यहाँ है, मैं ये हूँ, ऐसे बता रहे हो तुम। तो वो चीजें ऐसे डेफिनेशन ना बता के तुम उसके आसपास की चीज बताते हो, एग्जैक्टली वो नहीं बता रहे जो पूछा जा रहा है।
तो यहाँ अक्सर इंप्रेशन इंटरव्यू में खराब होता है इससे। एनीवे तो टाइम भी हो गया। सर मैथ का वेटेज कितना रहता है सर इसमें? सर ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है मैंने, तो पहले तो बोलते तुम, अभी अभी क्लास टाइम हो गया है तो अनम्यूट करके बोलना चाहिए ना, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अब ग्रुप में थोड़ी देख रहा। बताओ, चलो कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है ना। ये हालांकि मैंने सॉल्व करवाए थे, ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने सॉल्व कराया था क्लास में, ठीक है। मान्य देखो आप, कुछ क्लास पहले ये क्वेश्चन मैंने करवाए, इसी बैच में शायद कराए मैंने, और मुझे क्यों लग रहा है ये मुस्कान या ये सरोज में से किसी एक ने पूछा था, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप पूछो, अभी तो मेरी 8 से 9 दूसरी क्लास है। सो हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, कौन? ललित बताओ। सर एक वेटेज कितना रहता है सीयूटी स्टैटिस्टिक्स में? इसका मैथ्स का सर? मैथ्स आई थिंक 25% क्या है, 25 मार्क्स का रहता है। 25 मार्क्स का ना। हाँ, टोटल 100 मार्क्स के हैं, तो 100 मार्क्स में क्या है, 25 नंबर का मैथ्स है। 25 का जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है, 25% जनरल नॉलेज हो गया, फिर 25 नंबर का मैथ्स हो गया, 50 का स्टैट्स हो गया, ऐसा है। यस सर। ओके, क्योंकि सीयूईटी में पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए भी चीज़ थोड़ी नई है। सो और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था सर। हाँ, अच्छा आपने पूछा था ना। हाँ, मैं डिस्कस किया था कुछ क्लास में, तो मान्य ने जो पूछा है। हाँ, एनीवे आप ट्राई करो, सॉल्यूशन देखो, मैंने क्लास में कराया, नहीं तो आप कल फिर पूछो, दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अभी 8 to 9 में दूसरा, सेट कर दिया उसको सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, फिर तो अच्छा है। चलिए चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मैं दूसरी क्लास लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी।